वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे टुवर्ड्स सिविल डिसऑबिडेंस, मतलब कि सिविल डिसऑबिडेंस के बारे में इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इन Feb 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, मतलब कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए मतलब विदड्रॉ करने का डिसाइड करा। महात्मा गांधी का ये मानना था कि जो सत्याग्रही हैं, मतलब जो सत्याग्रह मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं, इन लोगों को सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट होता क्या है। उसके बाद इनको ये जो सत्याग्रह का और नॉन कॉर्पोरेशन का मूवमेंट है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने प्रोविंशियल काउंसिल में मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि उन्हें लगता था कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को अपोज करने के लिए। उनका मानना ये था कि अगर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ को अपोज कर सकते हैं, उनके साथ डिबेट कर सकते हैं, उनके साथ प्रोविंशियल काउंसिल में असेंबली में डिबेट कर सकते हैं, उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं और उनकी जो पॉलिसीज़ है उनको अपोज कर सकते हैं, उनको डिनाई कर सकते हैं। और ये सब सिर्फ इलेक्शन में पार्टिसिपेट लेने के कारण होगा, ना कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को फॉलो करने के कारण। ठीक है, तो ये जो कांग्रेस के लीडर्स थे ये थे CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। इन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए अपनी एक स्वराज पार्टी बनाई, जिसका मतलब था फुल इंडिपेंडेंस। ठीक है, लेकिन कुछ यंगर लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी में, जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इनका मानना था कि हमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की मदद से ही फुल इंडिपेंडेंस हासिल करनी है। फुल इंडिपेंडेंस मतलब पूर्ण स्वराज। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जो दोनों कांग्रेस पार्टीज़ थी उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिबेट हुई, जिसकी वजह से इंडियन जो पॉलिटिक्स है उसने 1920 में एक अलग शेप ली। ठीक है, किस चीज़ की वजह से? क्योंकि 1920 में इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आया था। ठीक है, एग्रीकल्चर के जो प्राइस थे ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के जो प्राइस थे वो गिर गए थे 1926 में, और 1930 में पूरी तरीके से कोलैप्स हो गए थे, मतलब बर्बाद हो गए थे। ठीक है, जो एग्रीकल्चर गुड्स थी उनकी डिमांड भी पूरी तरीके से गिर गई थी, और जो एक्सपोर्ट था एग्रीकल्चर गुड का, मतलब इंडिया से बाहर अगर कोई एग्रीकल्चर गुड्स जाते हैं तो उनको मना कर दिया था पूरी तरीके से। ठीक है, जिससे पीजेंट्स को यानी किसान को बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती थी अपने हार्वेस्ट को, मतलब अपने एग्रीकल्चर गुड्स को बेचने में और पेमेंट हासिल करने में। ठीक है, जिसकी वजह से 1930 में जो ग्रामीण इलाके हैं, जो मतलब देहाती इलाके, वहाँ पे पूरी तहस नहस हो गई थी, मतलब सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, कोई भी चीज़ें सिस्टमाइज नहीं रह गई थी। ठीक है, अब ब्रिटेन में एक कमीशन बनी। ठीक है, जिसके हेड कौन थे? सर जॉन साइमन। वो कमीशन किस लिए बनी थी? वो कमीशन बनी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिस्टम है उसकी देखरेख करने के लिए, और अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन के सिस्टम में कोई बदलाव लाना ज़रूरी है तो उस बदलाव को इंडियंस को बताने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो कॉन्फ्रेंस बनी थी ये सर जॉन साइमन की निगरानी में बनी थी ब्रिटेन में। ठीक है, अब लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में जो कह सकते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव लाने के लिए जो कॉन्फ्रेंस बनी थी उसमें क्या प्रॉब्लम थी? उसमें ये प्रॉब्लम थी कि उसमें जितने भी लीडर्स थे उसमें से कोई भी लीडर इंडियन नहीं था। ठीक है, कोई भी लीडर उसमें इंडियन नहीं था। इसलिए जब ये साइमन कमीशन, मतलब ये जो कमीशन बनी थी सर जॉन साइमन के निगरानी में, इसका नाम था साइमन कमीशन, जब ये 1928 में इंडिया आई तो इसको गो बैक साइमन के नारे देकर वापस भेजने के लिए ग्रीट करा गया। क्यों करा गया? क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं था। ठीक है, अब साइमन कमीशन को ब्रिटेन वापस भेजने में सारी पार्टीज़ इंक्लूड थी, कांग्रेस, मुस्लिम, सभी पार्टियां उसमें इंक्लूड थी। ठीक है, अब
क्या हुआ कि इन एन एफर्ट टू विन दैम ओवर द विक्री, लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन October 29 a vague offer of Dominion state for Indian in an unspecified future and round table conference to discuss the future constitution. अब जब ब्रिटेन की जो कमीशन है साइमन कमीशन, जब उसको इंडियंस ने ब्रिटेन वापस भेजने के नारे लगाए, गो बैक साइमन, तो लॉर्ड इरविन ने अनाउंस करा अक्टूबर 1929 में कि आप लोगों को कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इंडिया को जल्द ही एक डोमिनियन स्टेटस देने वाले हैं, ठीक है। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फ्यूचर को भी हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, मतलब कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंस घोषित कर देंगे, लेकिन वो फिर भी हमारे अंडर रहेगी, इसको हम डोमिनियन स्टेटस कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में वो कब डिस्कस करने वाले थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। द रेडिकल्स विद इन कांग्रेस लीड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकम मोर असर्टिव। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये जो रेडिकल्स मतलब जो एकदम जल्दी बदलाव चाहते थे, वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा असर्टिव हो गए, ठीक है। द liberals and moderates who were proposing a constitutional system within framework of British dominance gradually lost their influence. अब जब ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि हम जल्द ही अपने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया के डोमिनियन स्टेटस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जो रेडिकल्स थे, लिबरल्स थे और मॉडरेट्स थे, उन सभी ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम बनाना स्टार्ट कर दिया, उसको फ्रेमवर्क देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि ब्रिटिश तो हमें डोमिनियन देने ही वाले हैं, क्यों ना हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लें, ठीक है। अब दिसंबर 1929 में एक लाहौर कांग्रेस हुई जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज यानी फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया की डिमांड करी, ठीक है, जिसके चलते उन्होंने 26 जनवरी 1930 को ये डिक्लेयर करा कि हम हर साल इस दिन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो सेलिब्रेशन था इसने बहुत ज़्यादा कम अट्रैक्शन को अटेंशन दी, ठीक है। अब महात्मा गांधी इस पूर्ण स्वराज के आइडिया को पूरे इंडिया के इंडिपेंडेंस से जोड़ने लगे, कनेक्ट करने लगे। अब सेकंड है द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो महात्मा गांधी फाउंड सॉल्ट पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। महात्मा गांधी ने सॉल्ट को यानी नमक को एज अ पावरफुल सिंबल बताया जो कि एक नेशन को एक साथ ला सकता है, ठीक है। इसलिए 31 जनवरी 1930 को उन्होंने विक्री लॉर्ड इरविन को अपने एक 11 डिमांड्स का लेटर भेजा। वो जो 11 डिमांड्स का लेटर था उसमें अलग अलग क्लासेस, इंडस्ट्रीज़ और पीजेंट्स की डिमांड थी, मतलब किसानों की अलग अलग क्लासेस की और इंडस्ट्रीज़ लोगों की डिमांड इंक्लूड थी, ठीक है। उसमें जो द आइडिया, इस लेटर का आइडिया क्या था, इस डिमांड का आइडिया क्या था, एक इंडियन सोसाइटी को एक साथ एकजुट में करना, मतलब एक यूनाइटेड कैंपेन बनाना पूरे इंडिया का, ठीक है। और ये जो लेटर था इसमें सबसे जो मोस्ट स्टायरिंग डिमांड थी, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो डिमांड थी वो थी एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, मतलब कि पहले के टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नमक पर भी टैक्स लगा रखा था, जिसकी वजह से जो रिच और पुअर लोग हैं, मतलब कि कह सकते हैं कि जो सॉल्ट पर टैक्स लगाया हुआ था इसकी वजह से रिच और पुअर लोगों को, मतलब अमीर और गरीब दोनों को ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी आइटम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक कह सकते हैं इंग्रेडिएंट्स है किसी भी खाने में, ठीक है। और ये जो सॉल्ट है ये इंडिया से ही मैन्युफैक्चर करा जाता था, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने इस पर टैक्स लगाया हुआ था, ठीक है। द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवॉल्व द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर करा था कि जो सॉल्ट है हमें उस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, और महात्मा गांधी ने कहा कि आप इस टैक्स को जल्द ही हटाइए, ठीक है। अब महात्मा गांधी ने
महात्मा गांधीज लेटर वॉज इन अ वे एन अल्टीमेटम। मतलब महात्मा गांधी ने जो अपना लेटर भेजा था लॉर्ड इरविन को, उन्होंने ये भी कहा था कि आप जल्दी ही इस लेटर को मंजूरी दे दीजिए, वरना वरना आपके सिस्टम के लिए, आपके ब्रिटिश सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप हमारे 11 डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं करते हो 11 मार्च तक, तो हम सिविल डिसओबीडेंस कैंपेन को लॉन्च कर देंगे। ठीक है। अब जो लॉर्ड इरविन था, उन्होंने इसकी बातों को, मतलब महात्मा गांधी की बातों को सीरियस नहीं लिया, इसलिए महात्मा गांधी ने अपना सबसे फेमस कैंपेन स्टार्ट कर दिया। कब? अपना फेमस कैंपेन स्टार्ट कर दिया महात्मा गांधी ने, जो क्या था? सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। इसमें उन्होंने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटरीज, मतलब अपने 78 साथियों के साथ, 78 साथियों के साथ उन्होंने अपना ये सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट लॉन्च करा। ये जो मूवमेंट था ये 240 मील्स का था, मतलब कि जहाँ पर महात्मा गांधी रहते थे साबरमती में, जो कि गुजरात में था, वहाँ से दांडी तक 240 मील का रास्ता था। ठीक है। ये रास्ता उन्होंने 24 दिनों में कंप्लीट करा। हर दिन वो 10 मील कवर करते थे। ठीक है। अब इस मूवमेंट में महात्मा गांधी को हज़ारों लोगों ने फॉलो करा। जहाँ पर भी महात्मा गांधी रुकते थे, है ना, वहीं पर बहुत लोग उन्हें वहाँ पर और ज्वाइन करते थे। ठीक है। अब 6 अप्रैल को महात्मा गांधी दांडी पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है। और सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट को ब्रेक डाउन करा। ठीक है। ये जो सॉल्ट मार्च है, यही सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट की बिगनिंग यानी स्टार्टिंग को मार्क करता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट है, ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से कैसे अलग है? तो देखो, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में जो इंडियंस थे वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के चीज़ों को बायकॉट कर रहे थे। ठीक है। लेकिन सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट में ब्रिटिशर्स के जो लॉज हैं उनको भी बायकॉट करना था। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इमेज दे रखे जिसमें सॉल्ट मार्च में गांधी जी अपने कुछ साथियों के साथ जा रहे हैं दांडी। ठीक है। समझ आ गया? सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट में क्या था कि हमें ब्रिटिशर्स की चीज़ों के साथ साथ उनके लॉज को भी बायकॉट करना था। ठीक है। अब जब महात्मा गांधी ने 6 मार्च को अपना सॉल्ट लॉ ब्रेक डाउन करा, तब क्या था, उसके बाद जो अलग अलग कंट्री में जो लोग थे वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक डाउन करने लगे। ठीक है। मतलब कि फॉरेन क्लॉथ्स को बायकॉट करने लगे, लिकर शॉप्स को पिक करने लगे, और जो पीजेंट्स थे यानी किसान थे, उन्होंने चौकीदारी टैक्स को पे करने से मना कर दिया। विलेज जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। बहुत सारी जगहों पे जो लोग थे उन्होंने जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया और अपने जो कैटल्स थे उनको चारा खिलाना स्टार्ट कर दिया। रिजर्व फॉरेस्ट थे। ठीक है। अब इन सब चीज़ों से तंग आकर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने क्या करा कि बहुत सारी जगह पे उसने रोक लगानी चाहिए। लेकिन ये जो क्लैशेस था, मतलब ये जो वायलेंट, ये हिंसा बहुत सारी जगहों पे फैलती जा रही थी। ठीक है। लेकिन जब महात्मा गांधी का एक डिवोट डिसिपल, मतलब एक शिष्य, मतलब एक कह सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद साथी जिसका नाम था अब्दुल जफ़र खान, उसको 1930 अप्रैल को जब अरेस्ट कर लिया गया तो बहुत सारी भीड़ का गुस्सा उमड़ा। ठीक है। ब्रिटिशर्स पर उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कार्स को और पुलिस फीरिंग को जलाना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोग मारे गए। 1 महीने बाद जब महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया, तब जो इंडस्ट्रीज़ वर्कर थे शोलापुर में, उन्होंने पुलिस पोस्ट पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, म्यूनसिपल बिल्डिंग पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, रेलवे और कह सकते हैं लो कोर्ट्स पर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और उन सारी चीज़ों को तहस-नहस कर दिया जो कि ब्रिटिश रूल को सिम्बलाइज करती हैं। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि हर जगह पे बहुत ज़्यादा ब्रूटल रिप्रेशन फैल गया, मतलब बहुत ज़्यादा तबाही हर जगह फैलने लगी, जिसकी वजह से जो लाखों बच्चे और महिलाओं को मारा गया बहुत बुरी तरीके से, और उन लोगों को अरेस्ट भी करा गया। ठीक है। इस सिचुएशन में क्या हुआ, महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करने का डिसाइड करा। ठीक है। और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ, मतलब जो लॉर्ड इरविन है, उन्होंने उनके साथ
एक गांधी इरविन पैक्ट साइन करने का डिसाइड करा। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट क्या था? जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई थी, अब वो दोबारा से होगी। और ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि गांधी जी को लॉर्ड इरविन ने कहा कि अगर आप लंदन में हमारी ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इसको ज्वाइन करते हो तो हम आपके जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे। इसलिए गांधी जी दिसंबर 1931 को लंदन गए कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वहाँ पर कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और उनको निराश होकर इंडिया वापस आना पड़ा। जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने देखा जफ़र खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में हैं और जो कांग्रेस पार्टी है उसको इलीगल पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, इसलिए गांधी जी ने सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट को दोबारा से रीस्टार्ट करा। लेकिन एक साल के बाद जो सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट है उसने अपना मोमेंटम खो दिया और वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन पड़ गया। ठीक है, अब देखते हैं हाउ पार्टिसिपेट सो द मूवमेंट, मतलब कि सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट में अलग अलग लोगों का कैसे कैसे पार्टिसिपेशन देखने को मिला उसके बारे में बताया यहाँ पे। तो यहाँ बताया कि सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट में अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट लिया था। अब उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट क्यों करा था और उन सभी के लिए स्वराज का आइडिया अलग कैसे था और क्या था। ठीक है, तो हम देखते हैं कंट्री साइड यानी देहाती इलाकों में जो रिच पीजेंट्स थे, मतलब जो अमीर किसान थे, जैसे गुजरात में पाटीदार्स और उत्तर प्रदेश में जाट। ठीक है, उन सभी ने सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट में एक एक्टिव पार्टिसिपेट लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके जो कमर्शियल क्रॉप्स थी जो वो प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, उसके प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा निराश थे, वो सभी लोग बहुत ज़्यादा निराश थे। ठीक है, अब जब उनके क्रॉप के प्राइस गिर गए थे पूरी तरीके से, तो वो अपना जो रेवेन्यू था, गवर्नमेंट रेवेन्यू था, उसको भी पे नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उनकी ये डिमांड थी कि जो गवर्नमेंट रेवेन्यू हम देते हैं उसको एबॉलिश करा जाए। ठीक है, और जो रिच पीजेंट्स थे, सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट से उनकी बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई थी और उससे उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलता था। ठीक है, इसलिए उन्होंने सिविल डिसऑबिडेंस में एक एक्टिव पार्टिसिपेट लिया। इस मूवमेंट में उन्होंने स्वराज की मांग करी और जो हाई रेवेन्यू वो पे करते थे गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसको एबॉलिश करने की मांग करी। लेकिन वो जो जाट्स इन उत्तर प्रदेश और पाटीदार्स इन गुजरात यानी कि रिच पीजेंट्स थे, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए जब सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट को 1931 में कॉल्ड ऑफ कर दिया गया बिना रेवेन्यू की मांग को एबॉलिश करे। ठीक है, फिर जब ये 1932 में सिविल डिसऑबिडेंस दोबारा से स्टार्ट हुआ तब उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा। ठीक है, अब आ जाते हैं पुअर पीजेंट, मतलब जो गरीब किसान थे। जो गरीब किसान थे उनकी क्या मांग थी? उनकी मांग थी कि जो रेवेन्यू डिमांड है उसको एबॉलिश करा जाए या फिर उसके प्राइस को लो करा जाए। क्यों? क्योंकि वो लोग स्मॉल टेनेंट्स थे जो कम मात्रा में अब क्या नाम है प्रोड्यूस करते थे सारी चीज़ों को, एग्रीकल्चर चीज़ों को, या फिर तो अपने वो जो ज़मींदार हैं उनकी खेतों पर काम करते थे, जिससे उनको रेवेन्यू पे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। ठीक है, और वो अपना रेंट भी पे नहीं कर पाते थे। ठीक है, उन्होंने कुछ रेडिकल मूवमेंट्स भी ज्वाइन करे, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट्स को भी ज्वाइन करा ताकि उनकी रेवेन्यू जो मांग है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। ठीक है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करा और बहुत सारी जगहों पे नो रेंट कैंपेन चलाए। ठीक है, जिसकी वजह से कांग्रेस और पुअर पीजेंट्स के बीच में बहुत कह सकते हैं कि अच्छा रिलेशनशिप नहीं था। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस थी वो रिच पीजेंट्स को सपोर्ट करती थी, ना कि पुअर पीजेंट्स को। ठीक है, अब देखते हैं बिजनेस क्लास जो थी उनके लिए सिविल डिसऑबिडेंस का मतलब क्या था। ठीक है, उन्होंने सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेट करा? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हमने देखा था कि जो मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुए। ठीक है, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश रूल वापस आ गया तब ब्रिटिश रूल की जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी जो कि बिजनेस एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट कर रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा और
सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में उनकी क्या डिमांड थी कि जो इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड है उस पर प्रोटेक्शन लगाया जाए, और जो रुपी स्टर्लिंग है मतलब जो पैसों की डिमांड है उस पर भी प्रोटेक्शन लगाया जाए। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी खोली, जिसमें फर्स्ट थी इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कमर्शियल कांग्रेस, जो उन्होंने कब स्टार्ट करी 1920 में। सेकेंड उन्होंने स्टार्ट करी 1927 में, जिसका नाम था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये GD बिरला के द्वारा लीड करी जाती थी, और पुरुषोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लीड करी जाती थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने वो किस चीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस करते थे, कॉलोनियल कंट्रोल के बारे में। ठीक है, लेकिन जब सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट कॉल ऑफ हो गया बिना उनकी डिमांड को फुलफिल करे, ठीक है, कि उन लोगों ने हर जगह मिलिटेंट एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। मिलिटेंट एक्टिविटी मतलब वॉयलेंस हर जगह उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपनी मांग को फुलफिल करने के लिए, और उनको कांग्रेस का भी पूरा सपोर्ट मिलता था। ठीक है, अब जो इंडस्ट्रीज़ वर्किंग क्लास थी, मतलब ऐसे लोग जो फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, लेबर थे, उनके लिए सिविल डिसऑर्डरेंस का मूवमेंट कुछ अलग था। लेकिन इसमें ज़्यादातर लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं करा, सिर्फ नागपुर के इलाके से ही इंडस्ट्रीज़ वर्किंग क्लास ने पार्टिसिपेट करा। ठीक है, क्योंकि इनका जो है कांग्रेस के साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं था। ठीक है, अब ये जो लोग सिविल डिसऑर्डरेंस में पार्टिसिपेट करते थे वो गांधीयन प्रोग्राम के आइडिया से पार्टिसिपेट करते थे, वो फॉरेन गुड्स को बैकआउट करते थे। ठीक है, और उनकी मांग क्या थी कि उनके जो लो वेजेस है उसके खिलाफ उनकी डिमांड को माना जाए, मतलब उनके जो कम तनख्वाह है उसको ख़त्म करके ज़्यादा तनख्वाह करी जाए, जिसके उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या करा कि रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया 1930 में, और जो समुद्री जहाज होते हैं वहाँ के वर्कर्स ने भी 1932 में स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 1930 में थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, छोटा नागपुर से जो हज़ारों लोग थे, उन्होंने पार्टिसिपेट करा इस प्रोटेस्ट में। ठीक है, उनको कांग्रेस का ज़्यादा पार्टिसिपेशन हम कह सकते हैं नहीं मिलता था, क्योंकि वो लोग पुअर थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ और इम्पीरियल फोर्स अलग अलग डिवाइड हो गए थे, मतलब इंडस्ट्रीज़ के जो हेड थे वो अलग डिवाइड हो गए थे, और इनके जो कह सकते हैं कि वर्किंग क्लास थी वो अलग डिवाइड हो गई थी। ठीक है, अब देखते हैं कि जो सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट है इसमें वुमेन्स का भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। जब सॉल्ट लॉ गांधी जी ने स्टार्ट करा था, तब जो वुमेन्स थी वो अपने घर की देख रेख करती थी। जब घरों से सारे मेंस बाहर चले जाते थे सॉल्ट लॉ में पार्टिसिपेट करने के लिए, तब वो अपने घर की अच्छी तरीके से देख रेख करती थी। ठीक है, और उन्होंने भी फॉरेन क्लॉथ्स का बैकआउट करा था और लिकर शॉप्स को पिक करा था। बहुत सारी वुमेन्स जो है वो जेल में भी गई थी। अर्बन एरिया की जो वुमेन्स है जो हाई कास्ट फैमिली से बिलोंग करती हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट करा था। लेकिन गांधी जी का मानना और जो कह सकते हैं कि जो वुमेन्स थी वो अपनी ये जो सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट था इसको अपनी ड्यूटी भी समझ रही थी। ठीक है, उनका भी सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा रोल रहा है। लेकिन गांधी जी का मानना था कि औरतों का काम सिर्फ घर को देखना है, उनकी देखभाल करना, ना कि इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा समय तक जो कह सकते हैं कि सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट है उसमें वुमेन्स को राइट नहीं दिए थे। वुमेन्स को सिर्फ एज अ सिंबॉलिक प्रेजेंस यूज़ करा जाता था कि हाँ वुमेन्स ने भी हमारे मूवमेंट में पार्टिसिपेट लिया है, लेकिन उनका कोई खास कह सकते हैं कि उनको कोई खास दर्जा नहीं दिया जाता था। ठीक है, अब लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट, मतलब कि जो सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट था उसमें कुछ कमियाँ भी थी। ठीक है, वो क्या थी उसके बारे में पढ़ेंगे हम। नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। सभी सोशल ग्रुप्स के जो स्वराज का मतलब था वो एक नहीं था। ठीक है, और सभी ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा था, जिसमें एक ग्रुप था अनटचेबल। ठीक है, ये ग्रुप कब स्टार्ट हुआ था 1930 के आसपास, जिसमें कौन दलित और ऑप्रेस्ड बिलोंग करते थे। ठीक है, दलित मतलब नीची कास्ट। ठीक है, ये सब बिलोंग करते थे, और जो कांग्रेस थी वो उनको पूरी तरीके से
इग्नोर करती थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का मानना ये था कि अगर हम दलित्स को सपोर्ट करेंगे तो सनातनी है, जो हाई कास्ट हिंदूज़ हैं, वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए वो दलित्स को पूरी तरीके से इग्नोर करती थी। लेकिन महात्मा गांधी ने डिक्लेयर करा था कि पूर्ण स्वराज तब तक वापस नहीं आ जाता जब तक हम अनटचेबिलिटी को ख़त्म नहीं कर सकते। उन्होंने अनटचेबल्स जो लोग थे उनको हरिजन्स नाम भी दिया था, ठीक है। और अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें भी करी, जैसे कि उन्होंने कुएं बनवाए, ठीक है, टैंक बनवाए, रोड बनवाए, स्कूल्स बनवाए। उन्होंने क्या नाम है, जो टॉयलेट्स थे उनको भी साफ़ करा, अनटचेबिलिटी की भावना को ख़त्म करने के लिए। लेकिन बहुत सारे जो दलित लीडर्स थे उन्होंने इसको दूसरे तरीके से लिया। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन को सही करने के लिए अपनी कम्युनिटीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और एक रिज़र्व सीट की और एक अलग इलेक्टोरल की मांग करने लगे। अलग इलेक्टोरल मतलब कि सिर्फ दलित ही क्या नाम है इलेक्शन लड़ेंगे और दलित ही वोट देंगे, इसकी मांग वो करने लगे, ठीक है। और उनका सिविल डिसोबीडियंस में उनका यही एक एम था, ठीक है। महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो दलित थे उनकी यही एक स्ट्रॉन्ग डिमांड्स थी, ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने इस दलित एसोसिएशन को बनाया था 1930 में, ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो दलित्स हैं उनको एक अलग इलेक्टोरल देने की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिशर्स ने। लेकिन महात्मा गांधी इसके पूरे खिलाफ थे। महात्मा गांधी ने क्या कहते हैं भूख हड़ताल भी करी इसके खिलाफ। उन्होंने कहा हम मर जाएंगे लेकिन दलित्स को एक अलग इलेक्टोरल्स नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी, मतलब कि हमारी ये जो एम है कि पूरे इंडिया को एकजुट करना, ये एम टूट जाएगा, ये एम पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने अम्बेडकर के साथ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के साथ एक पूना पैक्ट करा सितंबर 1932 में, जिसके चलते उन्होंने दलित्स की जो सीट्स थी उनको रिजर्व कर दिया। मतलब कि दलित्स खड़े भी हो सकते हैं, वो वोट भी दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलित ही खड़े होंगे और सिर्फ दलित ही वोट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब जो पब्लिक मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, उसने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज़्यादा कुछ खास पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि उनका मानना ये था कि जो कांग्रेस है वो हमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। उनको लगता था कि जो कांग्रेस है वो हिंदू रिलीजन के साथ ज़्यादा जुड़ी हुई है और कांग्रेस में हिंदू महासभा ज़्यादा बेटर मानी जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम के बीच का जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं हुआ और उनके बीच में दंगे फसाद भी होने लगे और बहुत ज़्यादा क्लैशेस और रियॉट्स मतलब विद्रोह भी होने लगे, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। अब जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है उसने अपनी एक अलग अलायंस बनाई 1927 में, ठीक है। अब मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के लीडर थे उन्होंने भी एक सेपरेट इलेक्ट्रॉल की मांग करी कि हमें भी एक सेपरेट इलेक्ट्रॉल दो और हमारी सेंट्रल जो असेंबली है उसमें हमारी सीट्स को रिज़र्व करो और मुस्लिम का जो भी हक है उनको वो हक वापस दो, ठीक है। और जो मुस्लिम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कुछ ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई थी, ठीक है। और मुस्लिम जो है वो अपना एक अलग स्ट्रगल कर रहे थे अपनी इलेक्टोरल पाने के लिए और अपने सेंट्रल असेंबली में कह सकते हैं कि एक अलग अथॉरिटी पाने के लिए, ठीक है। वो सब अपनी एक अलग पहचान चाहते थे और उनका मानना ये था कि अगर हम महात्मा गांधी की बात मान लेते हैं तो हमारे जो ग्रुप है, हमारी जो कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में है, तो कहीं हमको जो हिंदू है वो मेजॉरिटी में जो है वो हमारे ऊपर डोमिनेंस ना जमा ले, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे वीडियो हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।